जीरण एंड पार्टिसिपल। सबसे पहले तो आप ये समझें व्हाट इज जीरण एंड व्हाट इज पार्टिसिपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, जीरण जब आपकी वर्ब जो है नाउन काम करे, पार्टिसिपल जब आपकी वर्ब एज एडजेक्टिव काम करे। अब आप कहोगे सर ये एडजेक्टिव नाउन समझ में नहीं आ रहा। देखो अभी आ जाएगा। मैंने कहा दौड़ना एक अच्छी आदत है, रनिंग इज अ गुड हैबिट। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या एक अच्छी आदत है, आपने इसका हिंदी भी लिख लो, दौड़ना एक अच्छी आदत है। तो यहां पर ये जो रनिंग आ रहा है ये वर्ब की तरह नहीं आ रहा है, ये एज अ नाउन यहां काम कर रहा है। ठीक है, क्या कहा मैंने? ये यहां पर एज एक नाउन काम कर रहा है। दौड़ना एक अच्छी आदत है, रनिंग इज गुड हैबिट। दौड़ना और चलना दो अलग अलग क्रियाएं हैं। रनिंग एंड वॉकिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। लिखना आसान है, बोलना कठिन है। राइटिंग इज इजी बट स्पीकिंग इज टफ। तो यहां राइटिंग और स्पीकिंग दोनों आपके जो है वो जीरण है। आप कहोगे सर इनमें तो वर्ब है, इनमें तो आईएनजी लगा है, सर ये तो वर्ब की तरह वॉक कर रहे हैं। नहीं, ये वर्ब नहीं है वो दोस्त। जब भी कोई एक्शन जिसमें आईएनजी लगा है और वो क्या का मीनिंग के साथ आ रहा है, जैसे मैंने कहा क्या बोलना आसान है, क्या करना आसान है, तो आपने कहा बोलना आसान है, तो क्या का जो आंसर होता है वो नाउन होता है। याद रखिएगा, क्या से जो आंसर आता है वो हमेशा नाउन होता है। तो बोलना, सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना जब एज ए एक्शन नहीं एज ए नाउन यूज होती है तो वो आपका जो है जीरण की तरह काम करता है। दूसरा सेंटेंस देखना, आपने कहा शी इज रनिंग, शी इज रनिंग, वो दौड़ रही है। तो यहां पर रनिंग जो है वो वर्ब है, क्योंकि एक लड़की जो है एक एक्शन को कर रही है दौड़ने की। लेकिन जब मैं कहूंगा रनिंग इज गुड हैबिट, दौड़ना एक अच्छी आदत है, तो यहां दौड़ना जो है वो वर्ब नहीं है, वो नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए जीरण है। फिर आप कहोगे सर पार्टिसिपल क्या है, तो भैया पार्टिसिपल अलग अलग हो जाता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा फ्यूचर नहीं होता, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, तीसरा फ्यूचर होगा, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जब वर्ब में आईएनजी लगे उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब जब हैविंग लगकर V3 आता है तो उसको कहा जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जिसमें आईएनजी लगेगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप कह रहे हो सर आईएनजी तो जिसमें लगता है वो नाउन, जीरण होता है, नाउन की तरह काम करता है। जी नहीं। अब एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान देना। आई सॉ अ रनिंग लॉयन। अब यहां पर देखो ये जो रनिंग आ रहा है और ये जो रनिंग आ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो रनिंग है इसका मतलब निकल रहा है दौड़ना, लेकिन ये जो रनिंग है इसका मतलब निकलता है दौड़ता हुआ। दौड़ता हुआ, इसका हिंदी निकल रहा है मैंने एक दौड़ता हुआ शेर देखा। मैंने एक दौड़ता हुआ शेर देखा। आई सॉ अ रनिंग लॉयन। You can see the word running is actually, come on, the word running is actually working as an adjective, and that is why here running is a present participle. So now the question arises कि सर जिसमें ing लगता है वो जीरण भी होता है और present participle भी होता है। जी हाँ, it depends on the uses कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, एज जीरण कर रहे हो, एज प्रेजेंट पार्टिसिपल कर रहे हो। तो आपने क्या सीखा कि जिसमें आईएनजी लगता है जिस वर्ब में, वो एज अ नाउन भी काम करती है और एज अ एडजेक्टिव भी काम करती है। कैसे करती है देखिए, मैं आपके सामने कुछ एक्टिविटीज लिखता हूं। मैंने कहा आई हैव अ स्पीकिंग डॉग एट माई होम। कम ऑन, मेरे घर पर जो है एक बोलने वाला कुत्ता है। तो अ स्पीकिंग डॉग, आप देखो डॉग क्या है, नाउन, नाउन के आगे क्या लगा है, एडजेक्टिव। नाउन के आगे क्या लगा है, एडजेक्टिव। सो अ स्पीकिंग डॉग, एक बोलने वाला कुत्ता, एक बोलता हुआ कुत्ता या बोलने वाला कुत्ता। और दूसरा देखना, आपने कहा मुझे दौड़ते आता है, आई नो रनिंग, या मुझे बोलते आता है, आई नो स्पीकिंग। तो यहां पर जो स्पीकिंग आ रहा है दिस इज वर्किंग एज अ नाउन, और ये जो स्पीकिंग आ रहा है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। या फिर आपने कहा बोलना आसान है, स्पीकिंग इज इजी, तो यहां पर भी स्पीकिंग जो है नाउन की तरह काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही वर्ड स्पीकिंग जो है एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है, नाउन की तरह भी काम कर रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरण एंड पार्टिसिपल। एंड व्हाट आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंफ्यूज्ड व्हेन दे लर्न दिस टू डिफरेंट थिंग्स,
but there is nothing tough over here. You need to understand now when a verb work as a noun, then it is called gerund, and when a verb work as an adjective, it is called participle. ठीक है, तो जब एडजेक्टिव के रूप में काम करेगी पार्टिसिपल कहलाएगी, जब वर्ब के रूप में काम, जब आपके नाउन के रूप में काम करेगी तो आपका जो है वो gerund कहलाएगी. तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, एक बार समझने वाला विषय, और जहां एक बार ये समझ में आ जाता है, थिंग्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. राइट, अब अगला देखते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल. अब क्वेश्चन उठता है, सर पास्ट पार्टिसिपल क्या है? व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल? भैया पास्ट पार्टिसिपल मतलब जब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव काम करे. जैसे मैंने कहा ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़कियां, क्लोज्ड डोर, बंद दरवाजा, क्लोज्ड डोर, बंद दरवाजा. ठीक है, ऐसे ही और भी आप लिखो, टॉर्न पेपर, फटे हुए पेपर, टॉर्न क्लॉथ्स, फटे हुए कपड़े. ऐसे ही और भी आप लिख सकते हो काफी सारा. तो ये सब क्या है वर्ब की? ये सब वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो जब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है एज एडजेक्टिव काम करती है तो वो आपका पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज होती है. डेमो के तौर पर यहां देखें आप. वी फाउंड अ डाइड डॉग इन आवर स्ट्रीट टुडे. आज हमारी कॉलोनी में, आज हमारी स्ट्रीट में, हमारी गली में हमने एक मरा हुआ कुत्ता पाया. यू कैन सी अ डाइड. तो यहां पर इसका मतलब निकल रहा है मरा हुआ. ये डाई मतलब मरना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म जो है डाइड है. और ये जो है किसकी तरह काम कर रही है? एज ए एडजेक्टिव काम कर रही है. अगर मान लीजिए आप ऐसा लिखते कि वी फाउंड अ डाइंग डॉग in our street. For example, you would say this statement. Now the meaning of this particular statement is मरता हुआ. अब अंतर देखो दोनों में. अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा रहे हो तो डाइंग होगा, जिसका मतलब होगा मरता हुआ, और अगर आप डाइड डॉग लगा रहे हो तो इसका मतलब होगा मरा हुआ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप है ना क्या लगाते हो. ठीक है ना, अगर आपने कुछ और लगा दिया तो मीनिंग ही बदल जाएगा. चलिए मुझे आप बताइए, मैंने एक उड़ता हुआ पक्षी देखा. अब मुझे आप इसके लिए बताइए कि आप क्या लगाओगे. आई सा अ फ्लाइंग बर्ड, या फिर आई सा अ फ्लोन बर्ड. बताइए आपको क्या लगता है कि फ्लाइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल लगना चाहिए या फ्लोन पास्ट पार्टिसिपल लगना चाहिए? विच वन इज राइट? ए और बी. इसके बाद में और भी एग्जांपल्स देता हूं. दोनों के बीच में डिफरेंस देखो. एक में है मैंने खुलता हुआ दरवाजा देखा और दूसरे में है मैंने खुला हुआ दरवाजा देखा. सिचुएशन देखो क्या है. दोनों में खुलता हुआ दरवाजा और खुला हुआ दरवाजा दोनों आपके पार्टिसिपल है, क्योंकि दरवाजा नाउन आ रहा है, नाउन के पहले एज अ वर्ब लग रही है, तो ये दोनों आपके पार्टिसिपल है. एक चीज तो क्लियर हो गई. खुलता हुआ दरवाजा मतलब प्रोसेस हो रही थी, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और खुला हुआ दरवाजा मतलब प्रोसेस हो गई थी, ये पास्ट पार्टिसिपल है. तो ऐसे देखो, मैंने उड़ता हुआ मतलब वो उड़ने की प्रोसेस चल रही थी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल ये आएगा. ए इज द राइट आंसर, बी इज रॉन्ग. ऐसे ही मैंने खुलता हुआ दरवाजा देखा, तो आई सा an opening door and I went in. I went in में अंदर चला गया, है ना. दूसरा, मैंने खुला हुआ दरवाजा देखा, तो I saw and खुले हुए को ओपन भी कह सकते हो और ed भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओपन भी एडजेक्टिव ही होता है ना. तो I saw an open door या open door and I went in. ठीक है, ये एक तरीका है. दोनों को आप ध्यान से देखें तो ओपनिंग डोर एंड ओपन डोर. अगर आपने ओपनिंग की जगह ओपन लगा दिया, ओपन की जगह ओपनिंग लगा दिया, द मीनिंग विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का हम सही उपयोग करें. ठीक है, अगर आप गलत
यूज कर लोगे इट विल हैव अ डिफरेंट मीनिंग. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को सही समझे और सही बेसिस पे यूज करें, नहीं तो मीनिंग बदल जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा. तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसे इस चीज को समझें. अब देखिए यहां पर जो चीज मैं आपको अभी समझा रहा हूं कि भाई ब्रोकन हो गया, क्लोज्ड हो गया, ये हो गया. अब मैंने कहा नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू डिफरेंट सेंटेंस. बताइए किसका इंग्लिश क्या होगा. जरूरी है मतलब इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी, जो भी आप लिखना चाहते हो, नेसेसरली इट इज इंपॉर्टेंट टू सर्च या लुक फॉर, जो भी लिख सकते हैं, फाइंड आउट भी लिख सकते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू सर्च दी खोई हुई किताबें, द लॉस्ट बुक्स. ये जो लॉस्ट आया है लूज से बना है. लूज मतलब होता है खोना, इसकी थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट, आईएनजी लगने पर होता है लूजिंग. ठीक है. और खोती हुई किताबें, ठीक है, तो क्या कहोगे. इट इज इंपॉर्टेंट टू सर्च द लूजिंग बुक्स. ठीक है. ऐसे देखना, हारे हुए गेम को नहीं जीता जा सकता, लेकिन हारते हुए गेम को जीता जा सकता है. गेम को जीता जा सकता है. चलिए इसकी इंग्लिश बना के बताओ. क्या कहा हमने, बताइए कि भैया हारे हुए गेम को नहीं जीता जा सकता. तो हारा हुआ गेम मतलब गेम यहां पर आप हार चुके हो. प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि पास्ट पार्टिसिपल है. हार चुके हो मतलब पास्ट पार्टिसिपल है. लेकिन हारते हुए गेम को मतलब यहां गेम हारे नहीं हो, हारने की कगार पर हो. कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो दोनों के बीच में डिफरेंस और दोनों को बोलने का तरीका देखो. हारे हुए गेम को नहीं जीता जा सकता. अ लॉस्ट गेम, अ लॉस्ट गेम मतलब एक हारा हुआ गेम. कांट बी वॉन, कांट बी वॉन. बट एक हारता हुआ गेम, अ लूजिंग गेम, अ लूजिंग गेम कैन बी वॉन इजिली. अ लूजिंग गेम कैन बी वॉन इजिली. लेकिन एक हारते हुए गेम को आसानी से जीता जा सकता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. अगर आप इस डिफरेंस को समझ जाते हैं ना, देन यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी डिफिकल्टीज देयर. आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी. आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि क्या सिचुएशन है, कैसे काम कर रही है. ठीक है. चलिए मैं अभी आपको और एग्जांपल्स देता हूं. आई थिंक दिस एग्जांपल्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर यू, बट यू गाइस कैन डू इट. चलिए क्या लगता है, दो सिचुएशन आ रही, उत्तर दिए हुए प्रश्नों को और उत्तर नहीं दिए हुए प्रश्नों को. क्या करना है, छोड़ना है. किसको छोड़ना है, जिनके उत्तर लिख दिए हमें. तो हम क्या लिखेंगे, लीव दी उत्तर दिए हुए आंसर्ड क्वेश्चंस. क्यों भैया, क्योंकि उनके आंसर दे दिए आपने, इसलिए आंसर्ड क्वेश्चंस. एंड हल किसको करना है, उत्तर नहीं दिए हुए. एंड सॉल्व दी अनआंसर्ड भी कह सकते हो, या सॉल्व दी नॉट आंसर्ड क्वेश्चंस. नॉट आंसर्ड क्वेश्चंस. आप ये नॉट आंसर्ड के बदले अगर यहां पर अनआंसर्ड भी लिखोगे तो भी वो सही माना जाएगा. अनआंसर्ड का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चंस जिनको आंसर नहीं किया गया है. तो ये था आपका पास्ट पार्टिसिपल. ये रहा आपका एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, और ये अनआंसर्ड यहां पर आपका एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है. ठीक है. तो मैं चाहूंगा कि आप ना चीजों को समझ के स्टडी करें ना, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी. मैंने कहा पढ़ाया हुआ टॉपिक और पढ़ाते हुए टॉपिक, पढ़ाए हुए टॉपिक और पढ़ाता हुआ टॉपिक, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. तो पढ़ाए हुए टॉपिक्स मतलब टॉट टॉपिक्स, एंड पढ़ाता हुआ टॉपिक,
टीचिंग टॉपिक आर वेरी डिफरेंट। पढ़ाए हुए टॉपिक्स मतलब, या पढ़ाया हुआ टॉपिक मतलब टॉट टॉपिक, और पढ़ाता हुआ टॉपिक मतलब टीचिंग टॉपिक। ठीक है। लिखे हुए नोट्स, रिटन नोट्स, मैंने कहा लिखे हुए नोट्स बहुत जरूरी है, रिटन नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक लड़के को लिखते हुए पाया, क्या कहोगे? आई फाउंड अ बॉय, बताओ क्या आएगा? आई फाउंड अ बॉय, राइटिंग आएगा कि रिटन आएगा? हिंदी लिख देता हूं, मैंने एक लड़के को लिखते हुए पाया। चलो बताओ तो जरा फटाफट। मैंने एक लड़के को लिखते हुए पाया, क्या लगता है आपको? आई फाउंड अ बॉय राइटिंग होना चाहिए कि आई फाउंड अ बॉय रिटन होना चाहिए? विच इज द राइट सिचुएशन? अगर आप ध्यान से देखें तो लिखते हुए लिखा है, मतलब प्रोसेस लिखने की चल रही थी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आई फाउंड अ बॉय राइटिंग, आई फाउंड अ बॉय राइटिंग, मैंने एक लड़के को लिखते हुए पाया। कैसे पाया? लिखते हुए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। सो दिस इज द थिंग। और रिटन नोट्स मतलब लिखे हुए नोट्स। तो राइटिंग और रिटन में अंतर है। राइटिंग मतलब क्या? लिखते हुए, और रिटन मतलब लिखा हुआ। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों को इसके आधार पर स्टडी करेंगे, देन इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। लास्ट में एक और कंटेंट बचा है, उसको भी देख लो। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब होता है जब कोई काम करने के बाद या करके, जैसे मैंने कहा बोलकर या बोल के, तो हैविंग स्पोकन, हैविंग के बाद में V3 लगता है। हैविंग स्पोकन, बोलकर। ठीक है। सेंटेंसेस बनाकर, हैविंग मेड सेंटेंसेस।